नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग 11 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का 12वां मॉक टेस्ट है। और बिल्कुल आपको जो हम बात बोलते हैं चिल्ला लोग कि आपको जो पेपर हम देते हैं पहले आप बना करके बैठिए, है ना। उसके बाद जब आप बना लोगे एक बार, फिर कॉपी कलम लेकर के बैठिए, जो हम सारा प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो उस दौरान आप फिर एक बार बना लीजिए, फिर एक बार कभी मौका मिल रिवीजन कर लीजिए। बस इतना ही करना है आपको। समझिए, मैथ रीजनिंग का कल्याण हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको कुछ भी कतई करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। चलिए, और पीछे वाला मॉक टेस्ट का जब भी आपको मौका मिले रिवीजन करते रहिए। आते हैं प्रश्न संख्या पहला, मॉक टेस्ट नंबर 12 का। देखो क्या कहता है। कहता है दो व्यक्ति का बात है, ए और बी। यह दोनों का वेतन जो है कुल मिलाकर 2000 रुपया है। ए और बी दो व्यक्ति है, दोनों का वेतन जो है कुल मिलाकर कितना है? 2000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% और बी 85% खर्च करता है। दोनों के एक्सपेंस का प्रतिशत दिया गया है। अब कहता है दोनों का बचत यानी दोनों का सेविंग जो है वो आपस में इक्वल है। तो कहता है बताइए ए का वेतन क्या होगा। देखिए, हम ऐसा करते हैं, ए के वेतन को ए जूम कर लेते हैं, जबकि बी के वेतन को बी एज्यूम कर लेते हैं। अब सुनिए क्या कहता है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए का जो इनकम है उसका 95% जो है खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। तो बचाएगा कितना? 5%। नहीं, अगर ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो कितना बचाएगा? 5%। और बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो कितना बचाएगा? 15%। नहीं, और प्रश्न के हिसाब से दोनों का सेविंग, दोनों का बचत जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। ए के वेतन को हमने ए मान रखा, बी के वेतन को हमने बी मान रखा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, 100 से 100 काट के हटा लीजिए। 5 से आपका कट गया 3 बार में, यानी दोनों के वेतन, दोनों के इनकम के बीच का रेशियो जो हो गया वह कितना हो गया? 3 कितना? 1। आपसे क्या पूछा गया है ना? कहता है कि दोनों मिलाकर के वेतन 2000 है, तो ए का वेतन बताइए। अच्छा, दोनों मिलाकर के वेतन कितना था? 2000। नहीं, अच्छा, दोनों का यूनिट वेतन का कितना हो गया? 4। आपसे पूछा गया ए का, जिसका यूनिट मान कितना है? 3। 4 से काट लो, कितना बार में कट जाएगा आपका? 500 बार में। तो 500 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा। कितना? 1500, 1500 आपका रिजल्ट हो जाएगा। 1500 रुपया ए का वेतन हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का जो वेतन है वह वेतन कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है कागज का जो प्रभार है 55 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी कागज जहां भी इस्तेमाल हो रहा है वो 55 रुपए प्रति किलोग्राम इस्तेमाल हो रहा है। अगर 1 किलोग्राम कागज जो 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करता है, तो कहता 8 मीटर कोरा वाले एक घन को कवर करने में कितना खर्च लगेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात है, एक घन को कवर करना है, एक क्यूब को कवर करना है, हर जिसका कोरा का लंबाई जो है वह कितना दिया गया है? वह 8 मीटर दिया गया है। नहीं, किनारा का लंबाई 8 मीटर है। अब सोचने वाला बात है, एक घन को कवर करने के लिए जो एरिया चाहिए पहले वह निकाल लीजिए, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, है ना। तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6l²। नहीं, जहां एल जो होता है उसका किनारा का लंबाई होता है। तो इसको कवर करने के लिए कितना एरिया चाहिए निकाल लीजिए। तो हो जाएगा 6l²। क्या हो जाएगा? 6l², यानी इतना वर्ग मीटर है उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया। तो जितना वर्ग मीटर उसका टोटल सरफेस एरिया है उतना वर्ग मीटर का कागज भी चाहिए उसको ढकने के लिए। नहीं, अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। इतना यानी इतना वर्ग मीटर का कागज चाहिए हमको। नहीं, अब सोचो 1 किलोग्राम कागज जो है 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करता है। यानी कहने का मतलब है, अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, हमको इतना वर्ग मीटर चाहिए, 1 किलोग्राम 192 वर्ग मीटर कवर करता है। यानी कहने का मतलब है 192 वर्ग मीटर का जो कागज है उसका वजन 1 किलोग्राम है। नहीं, तो इसका पूरा वजन निकालने के लिए 1 किलोग्राम जितना कागज जो है, जितना एरिया कवर करता है उससे भाग लगा देंगे, तो कागज का कितना वजन है
वह निकल करके आ जाएगा। नहीं, फिर से एक बार बात को समझिए, यह घन को ढकने के लिए जितना कागज चाहिए, घन को ढकने के लिए जो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही कागज चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 6L² है ना, तो इतना वर्ग मीटर चाहिए। इसमें 1 किलोग्राम जितना एरिया कवर करता है उससे डिवाइड कर लिए, तो कागज का वजन किलोग्राम में आ गया। अब इसको लागत देखिए कैसे दिया है, 1 किलोग्राम का लागत 55 रुपया है, तो इतना किलोग्राम का निकालने के लिए 55 से गुना कर लीजिए। अब देखो 64, यहां से 3 निकालोगे बचेगा 2, 64 गुना 3 192, 55 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 110 रुपया। कितना हो जाएगा, 110 रुपया आपका रिजल्ट हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए। पहले हमने क्या सोचा, 8 मीटर कोरा वाला एक घन को कवर करना है तो उसके लिए कितना कागज चाहिए, उसका एरिया निकाल लिए, यानी उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए जो होता है 6L², और उसमें 1 किलोग्राम का कागज जितना एरिया कवर्ड करता है उससे भाग लगा दिए। कागज का वजन किलोग्राम में आ गया, 1 किलोग्राम का लागत 55 रुपीज था, 55 से गुना कर लीजिए, कागज का पूरा वजन आ जाएगा। यानी यहां पर देखिए 2 किलोग्राम कागज का आवश्यकता था। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 280 सिक्के हैं। हाँ चेला, 3 प्रकार का सिक्का है। कौन कौन मेरे भाई, वह है आपका 1 रुपया वाला, नहीं अच्छा, फिर क्या हो गया आपका, फिर 50 पैसा वाला, और एक सिक्का और है वह क्या है आपका 25 पैसा वाला। 3 प्रकार का जो है सिक्का है, नहीं 3 प्रकार का सिक्का है बॉक्स में, और कुल 280 सिक्के हैं। निश्चित राशि के रूप में सिक्कों का संख्या दिया गया 280। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के देखो, यह सिक्का का मूल्य का रेशियो है 8 4 क्या हो गया 3। अब देखिए सिंपल सा बात है, आपको प्रतिदिन एक प्रश्न देखने के लिए लगभग दिन मिल ही जाता होगा। तो चलिए हम आपको इसमें क्या बताया है कि निश्चित राशि जिस रूप में होता है रेशियो को उसी रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अगर निश्चित राशि के रूप में सिक्का का संख्या दिया तो अनुपात उल्टा देता है मूल्य वाला, तो मूल्य को संख्या में कन्वर्ट करो। अगर निश्चित राशि के रूप में पूरा मूल्य दिया तो अनुपात उल्टा देता है संख्या वाला, संख्या को मूल्य में कन्वर्ट करो। तो यह मूल्य का अनुपात है, संख्या में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमको पूरा 280 सिक्का दिया गया है, सिक्का का संख्या। चलिए संख्या में 1 रुपया वाला 8 रुपया है आपके पास, यानी सिक्का का संख्या कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 1 रुपया वाला 1 रुपया होने के लिए 1 सिक्का चाहिए, तो 8 रुपया होने के लिए 8 सिक्का चाहिए। अच्छा 50 पैसा वाला आपके पास 4 रुपया है, सिंपल सा बात है, 1 रुपया के लिए 50 पैसा के 2 सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो 4 रुपया के लिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा 25 पैसा वाला 3 रुपया, 1 रुपया के लिए 25 पैसा के 4 सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो 3 रुपया के लिए 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12। नहीं, अब देखो पूरा जो सिक्का का संख्या है वह कितना 280, सिक्का का तुलना सिक्का से है ना, सिक्का का यूनिट जोड़िए, 12 8 20 और 8 कितना हो गया आपका 28, तो 28 यूनिट बराबर 280। 1 यूनिट का मान निकाल लेना है। आपसे कहता है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपया के सिक्कों का संख्या जो है वो 8 यूनिट है ना। चलिए इसको 10 बार में काट लीजिए, यानी 10 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका 80 है ना, कितना हो जाएगा 80। 1 रुपया के सिक्कों का जो संख्या है वह कितना हो गया आपका 80। हाँ यहाँ पर एक चेतावनी आपको दे देते हैं चेला, कंफ्यूज मत करना कि सर इस बात को नहीं बोले थे। वह बात यह है मेरे भाई कि देखो जैसे आप रेशियो में देखते हो तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है, रेशियो वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई के दो या दो से दो राशियों के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की अपेक्षा कितना गुना ज्यादा या फिर कितना गुना कम है। नहीं, तो रेशियो का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना। तो आप देखते होंगे जो कॉमन होता है उसको निकाल लेते हो आप, जैसे 4 8 है तो उसको निकाल करके आप लिख देते हो 1:2। लेकिन चला यहाँ ऐसे मत करना, ऐसे करो जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा 4 कॉमन है तो गड़बड़ हो जाएगा। पूछो गड़बड़ क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने सिक्का के सापेक्ष उसका मूल्य निकाला है, इसलिए सिक्का संबंधित अगर प्रश्न आप सोल्व कर रहे हो तो जैसे आता वैसे ही रेशियो को कैलकुलेट करना है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है सम पिरामिड, राइट पिरामिड का बात किया गया जिसका आधार एक 8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिकोण है, इसका ऊंचाई 24√3 है। पिरामिड का आयतन पूछा गया। देखो प्रिज्म और पिरामिड का आकार जो होता है चिला वह सुनिश्चित कभी नहीं होता है। प्रिज्म का मतलब जैसे उसका धरातल है अगर ऊपरी सिरा तक वैसा ही उठता चला गया वह प्रिज्म हो गया, ऊपर जाके शंकु आकार हो गया वह पिरामिड हो गया। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जबकि पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो पिरामिड का आयतन आपसे पूछा गया, अच्छा जो क्या हो जाएगा आपका 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। बेस में उसका क्या है, एक समबाहु त्रिकोण है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर।
8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है, भुजा स्क्वायर। ये देखो 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने आधार में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब ऊंचाई से गुना कर लीजिए, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 24√3। नहीं, अब देखो यहां से काट लो, 4 3 के 12 से कट गया आपका कितना बार में, 2 बार में। अब देखो ना 64 गुना 2 कितना हो गया आपका 128, 128 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 384, 384 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। यही तो पिरामिड का आयतन है, 384 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, क्या कहता है सुनिए, है ना। कहता है एक बेईमान दुकानदार है, दुकानदारवा कैसा है, बेईमान है ना। कहता है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का जो है दिखावा करता है। वह कहता है कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं सामान को, लेकिन ये बंदा करता क्या है बेईमानमाई, है ना, त्रुटिपूर्ण बाटका यानी डंडी मार लेता, गलत बटखारा का प्रयोग करता है। गांव घर में आप देखते होंगे अभी भी लोहा का भी बटखारा जो आता है, ऐसा नहीं कि वह पूरा शुद्ध ही होता है, उसमें भी गलत वजन वाला भी बटखारा आता है। एक जगह आप जाते होंगे देखते होंगे लगेगा 1 किलो मांगिएगा, लेकिन बाद में आप तौलोगे तो कम ही वजन हुआ करता, तो गलत बटखारा होता है। पहले तो गांव घर में पत्थर का बटखारा चला करता था, घिस देता बेईमान सब, है ना। तो ये दुकानदार ऐसा करता है, दिखावा करता है कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके लाभ कमा ले रहा है। अच्छा, इसको इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 47 गुना 6 240 और 42 282 और 18 यानी यह कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 300/47% का जो है सिर्फ लाभ कमाता है। नहीं तो कहता है 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना तौलता है। अच्छा एक बात बताओ, 1 किलोग्राम को कितना लिखोगे ग्राम में, 1000 ग्राम। अब सिंपल सा बात है, क्रय मूल्य पर बेच करके लाभ कमा ले रहा है, तो उसका कारण वही बना ही होगा कि कम बाट का प्रयोग करता हो, यानी कम तौलता होगा। लाभ का फ्रैक्शन लगाएंगे, लेकिन कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। चलिए इतना प्रतिशत लाभ का फ्रैक्शन, लेकिन कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। ये हो जाएगा आपका 100 प्लस में ये हो जाएगा आपका 300 बटा कितना 47। देखो मेरे भाई फिर से बात को समझो, 300/47% को लाभ को अगर फ्रैक्शन में लिखोगे, कैसे लिखोगे, लाभ का फ्रैक्शन 100 प्लस में जितना होता है बटा 100, लाभ का वृद्धि का फ्रैक्शन जोड़ करके हानि बट्टा छूट कमी का फ्रैक्शन घटा करके परिवर्तन ऊपर ही किया जाता, नीचे कोई परिवर्तन नहीं। तो इतना प्रतिशत लाभ को फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 100 प्लस में 300/47/100, लेकिन एक्चुअली हमको कम करना था, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपके पास कितना 1000, है ना, और गुना यह 47 तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4700 और यह 4700 और 300 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 5000। नहीं, अब यहां से 3 शून्य काट करके हटा लीजिए। देखो 5 से 10 यानी एक जीरो को काट लो कितना बार में, 2 बार में, है ना। यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 470 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 940 ग्राम। कितना 940 ग्राम हो जाएगा मेरे भाई, 940 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी यह जो बेईमान दुकानदार है वह 1 किलोग्राम के जगह पर कितना तौलता है, तो 940 ग्राम तौलता है। बस वही विकल्प ही है, अगर वह क्रय मूल्य पर बेच करके लाभ कमा रहा है उसका कारण है कि वो डंडी मार रहा होगा, यानी कम तौलता होगा, 940 ग्राम हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम आते हैं, कहता है ए और बी का जो मासिक आय है, देखो ए और बी का जो इनकम का रेशियो है मंथली वह कितना है, वह है 6:7। अब क्या कहता है, तथा उसके खर्च यानी एक्सपेंस का रेशियो जो है वह 13 कितना हो गया आपका 16। नहीं 13:16। ए और बी के आय का अंतर क्या हो गया, यदि प्रत्येक का बचत 750 है, दोनों जो है 750 रुपया का सेविंग करता है। अच्छा बताओ चला, आपको इनकम बराबर क्या बता, इनकम में 2 चीज होता है, एक्सपेंस होता है और क्या होता है आपका सेविंग। नहीं यानी इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस में क्या हो गया आपका सेविंग्स। नहीं अब देखिए सिंपल सा बात है, यह आय है और यह व्यय है, आय से व्यय का प्राप्ति कैसे करेंगे, तो आय में 2 चीज होता है, एक्सपेंस होता है, सेविंग होता है। तो अगर सेविंग हटा लें तो एक्सपेंस निकल के आएगा, और दोनों का सेविंग बराबर है
साढ़े सात सौ रुपया, है ना। तो दोनों में समान राशि घटेगा, 750 नहीं, तो दोनों में 750 घटाने के बाद यह रेशियो मिलेगा, है ना, एक्सपेंस वाला। तो जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं तो इन परिस्थितियों में जो है अंतर को बराबर करते हैं। तो 6 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 1, जबकि 13 और 16 का डिफरेंस कितना हो गया, 3। बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुना कर लीजिए। अब देखिए ना, 3 से यहाँ गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद गुना वाला पर सोचना है। अब देखो, एक कमाता है 18 और खर्च करता 13, यानी बचाता कितना है, 5। इधर भी देख सकते हो 21 और बचाता 16, यानी खर्च करता 16, यानी बचाता कितना है, 5। और जबकि दोनों बचाता कितना है, प्रत्येक का बचत 750 है, जो 5 यूनिट के तौर पर हमको दिख रहा है। तो 5 यूनिट बराबर 750, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। कहता क्या है, कहता ए और बी के आय का अंतर। अरे भैया, अंतर तो लिखा हुआ है बाहर में 3, ऐसे भी देख सकते हो 18 21, 3 यूनिट का डिफरेंस है इनकम में। तो 3 यूनिट देखिए, 5 से काट लीजिए, कितना बार में, 150 बार में, 150 गुना 3, यानी दोनों के इनकम के बीच का जो अंतर हो जाएगा वह हो जाएगा 450 रुपीज, 450 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 450 रुपया हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता है एक व्यक्ति शांत जल में व्यक्ति किस स्पीड से तैर सकता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। नदी का बहाव जो है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है एक निश्चित बिंदु तक जाने और वापिस आने में उसको 75 मिनट लगता है। अच्छा, एक सिंपल सा बात है, अगर नदी में चलने का स्थिति दो ही स्थिति बनता है, या तो वह धारा के साथ जाएगा तो लौटेगा धारा के विपरीत, अगर वह धारा के विपरीत गया तो लौटेगा धारा के साथ, यही केस बनेगा। तो धारा के साथ चलते हैं, तो धारा के साथ जाएगा, चाल जुटेगा, 5 और 1 कितना हो गया, 6, और लौटेगा धारा के विपरीत अगर साथ गया तो 5 में से गया कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए, यह हो गया स्पीड का रेशियो, 3 अनुपात कितना हो गया आपका, 2। यह स्पीड का रेशियो है। आप कोई भी स्थिति को पहले कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। आप धारा के विपरीत जाओ ना, लौटोगे धारा के साथ, है ना। अब देखिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक निश्चित बिंदु तक जाता है फिर वापस आता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। तो अगर यह स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कैसा हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। अब सोचो, एक निश्चित बिंदु तक जाने और वापिस आने में जो समय लगा है वह 75 मिनट का है। अच्छा, 75 मिनट को घंटा में क्या लिखोगे, 75 बटा कितना, 60। यह आने जाने दोनों का समय है। यह 5 यूनिट का मानो, किसी एक स्थिति का समय निकालो तो 2 यूनिट धारा के साथ वाला ही निकाल लेते हैं। तो अगर पहला स्थिति का समय निकाले हो तो पहला के वास्तविक चाल में गुना कर लीजिए, ऐसा नहीं कि यूनिट में गुना करना, वास्तविक चाल में गुना करो, दूरी निकल के आ जाएगा। वास्तविक चाल कितना था धारा के साथ वाला, यह था आपके पास 6। आप दूसरा स्थिति का समय निकालते धारा के विपरीत वाला, तो दूसरा वास्तविक चाल में आपको गुना करना पड़ता 4 से, तब दूरी निकल के, दोनों में समान दूरी तय हो रहा है, दोनों से निकल के आएगा, है ना। अब देखो ना, 60 पचे 300, 75 चौका 300, तो 75 दूना 150, यहां से 2 निकालो तो 3 बच गया। यानी वह दूरी जो है, जो दूरी को जाता है वापस आता है, वह दूरी कितना किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर का है। कितना, 3 किलोमीटर का है। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है पिरामिड तथा एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, ऊंचाई भी समान है, उसके आयतनों का रेशियो बताइए। देखो, जहां तक आप बेलन को देखोगे, सिलेंडर जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो, तो एक प्रकार का प्रिज्म ही हुआ करता है। बेलन का आधार एक वृत्त है और उसमें स्थिति कैसा बनता है देखोगे, जैसे एक पाइप को आप उठा करके सिंपल सा देखो, एक प्रकार का प्रिज्म ही आपको दिखेगा। क्यों, क्या बताया कंसेप्ट प्रिज्म का, जिसका धरातल जैसा हो, अगर ऊपरी सिरा तक वैसा ही उठता चला जाए, एक प्रकार का प्रिज्म है। ऊपर जाके शंकुआकार हो जाए, पिरामिड हो जाएगा। तो आप पाइप में क्या देखते हो, अगर आप हॉलो सिलेंडर का बात, खोखला पाइप का हम बात करें, तो आप देखते हो उसका आधार में एक वृत्त है और ऊपर तक वो वृत्त के जैसा ही बनते चला जाता है, यानी प्रिज्म के जैसा काम करता है। उसका आयतन अगर समझ के देखो तो आयतन उसका होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, उसके वृत्त का आधार का क्षेत्रफल है, आधार में जो वृत्त है, और ये ऊंचाई हो गया, यानी आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। चलिए, तो देखिए दोनों के आयतन का रेशियो। अच्छा, पिरामिड का आयतन क्या लिखोगे, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, यानी उसका बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यह पिरामिड का आयतन हो गया। जबकि बेलन का आयतन, बेलन एक प्रकार का प्रिज्म है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई।
आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही ना, इसको पाई आर स्क्वायर एच बोलते हो आप। पाई आर स्क्वायर हो गया आधार का क्षेत्रफल। देखो अब प्रश्न में क्या बोला गया, दोनों जो है आधार, दोनों के आधार का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसको काट के हटा लीजिए, दोनों का आधार का क्षेत्रफल बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, ऊंचाई भी काट करके हटा लीजिए। बताइए, तो 1/3 अनुपात 1, यानी रेशियो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:3, यानी पिरामिड और उस सिलेंडर है ना, दोनों के आयतन के बीच का रेशियो कैसा होगा, 1:3 होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। देखिए कई बार यह प्रश्न आया है, बहुत आसान सा सवाल था। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 205 रुपीज है, जबकि उसी धन के लिए उतना ही दर से जो है साधारण ब्याज 200 है। आपसे मूलधन पूछा गया। देखिए एक तरफ लिखो साधारण ब्याज को और एक तरफ लिखो चक्रवृद्धि ब्याज को। देखो 2 साल का साधारण ब्याज जो है वह 200 है, साधारण ब्याज जो होता है चेला हर वर्ष का बराबर होता है, यानी प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा, पहला साल भी 100, अगला साल भी 100, तब जाकर के 2 साल मिलाकर के 200 हुआ। अब देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहला साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, पहला साल कोई अंतर नहीं होता है, बस दोनों प्रकार के ब्याज में यही फर्क है। साधारण ब्याज ब्याज पर ब्याज नहीं जुड़ता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज जुटा करता है। यह 2 साल मिलाकर के 205 है, यानी अगला साल कितना हो जाएगा 105। अब सोचिए ना, पहला साल की अपेक्षा दूसरा साल जो है कितना ब्याज बढ़ा है, तो 5 रुपया बढ़ा, नहीं कितना बढ़ा है 5 रुपया। क्यों बढ़ा, यानी 5 रुपया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, अगर दूसरा साल जो है पहला साल की अपेक्षा 5 रुपया बढ़ा, यानी 5 रुपये ब्याज है पिछला ब्याज का, यानी 100 का ब्याज है 1 साल में, यही तो है। काट करके हटा लीजिए, यहाँ रेट आ गया कितना हो गया 5%। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया, क्या पूछा गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा गया। साधारण ब्याज, दोनों स्थिति में रेट बराबर था, 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपया है, साधारण रेट 5% आ गया, तो सीधा साधारण ब्याज तो 1 साल का 5% हो जाएगा, जो 100 रुपया के रूप में है। तो 100 जो है 5% का मान है, प्रिंसिपल पूछा है 100% निकाल लीजिए, 5 से 20 बार में काट लीजिए, 20 गुना 100, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 रुपीज, नहीं 2000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का चर्चा किया गया, वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, कई लोग कह देते हैं 1, नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। तो पहली 5 अभाज्य संख्या, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद हो गया आपका 5, उसके बाद हो गया आपका 7 और उसके बाद 11। इसी का औसत बताना है, यानी औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 संख्या का चर्चा है तो 10 और 7 17 11 कितना हो गया आपका, ये हो गया 28/5, नहीं, अच्छा 5 5 कितना हो गया 25, 5 36, यानी 5 दशमलव कितना हो जाएगा 6, नहीं 5.6। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही तो है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 5.6। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाता है। रेलगाड़ी का लंबाई पूछा। अच्छा सुरंग को पार करेगा, उस स्थिति में जो दूरी होगा वह होगा रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में सुरंग का लंबाई, दूरी निकालो। 35 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड है ना। अच्छा कितना देरी में पार करता है, 40 सेकंड में। यह मीटर में दूरी आ गया, इसमें दोनों का लंबाई है रेलगाड़ी और प्लस में सुरंग, इसमें जो है सुरंग का लंबाई घटा लीजिए, जो बचेगा वो रेलगाड़ी का लंबाई बच जाएगा। तो यह देखो अगर गुना करोगे तो यह हो जाएगा 1400, कितना 1400, 3500 का 140, 1400 में 960 घटा लो, यानी कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 440 मीटर। कितना मेरे भाई, 440 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, देख लेते हैं अगर किन्हीं के द्वारा कोई प्रश्न होगा तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे।
8 नंबर प्रश्न क्या था? 8 नंबर प्रश्न पिरामिड का बात है। पिरामिड का आयतन 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। जबकि हमने सिलेंडर के बारे में समझाया, सिलेंडर एक प्रकार का प्रिज्म होता है जिसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। प्रश्न में बोला था दोनों का आधार का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई बराबर, काट लीजिए 1/3 अनुपात 1 यानी 1:3 का रेशियो है। सिंपल सा बात है। अगले सवाल की ओर आइए। कहता ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिन में, अच्छा ए और बी जो है मिलकर काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में। जबकि बी और सी जो है वह मिलकर काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। जबकि सी और ए जो है वह मिलकर काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में। यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 60। इफिशियंसी हो जाएगा 5, 4 और कितना हो गया? 3। अब क्या कहता है सुनो, बताइए सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो अब देखो पूरे कार्य में जो है सी के इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। अब सी का इफिशियंसी कैसे निकालोगे? पहले तीनों का निकाल लो। अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो 5 4 9 3 12, लेकिन आप देखो ए का चर्चा 2 बार, दो का चर्चा 2 बार, सी का चर्चा 2 बार, यानी सबका 2 दिन का काम आ रहा है। 5 4 9 3 कितना? 12। एक दिन का काम निकालने के लिए 12/2, यह तीनों के एक दिन का काम है। अब हमको सी का चाहिए तो उसमें ए और बी के एक दिन के काम को घटा लीजिए, 5 को घटा लीजिए। या देखिए 6 में से 5 गए x यानी 60/1। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 दिन। कितना हो जाएगा? 60 दिन जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि कहने का मतलब है सी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा? तो 60 दिन का समय लेगा। कितना दिन का? 60 दिन का। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है x² माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर 0। हमको इस व्यंजक का मान बताना है। अब देखो इसको क्या करो, x से डिवाइड करो। x से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x प्लस में 1/x बराबर में 3 उधर जाके प्लस में हो जाएगा 3। अब इसमें भी x से डिवाइड कर लीजिए। तो x से डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा? यह हो जाएगा x3, यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा 1/x, यह हो जाएगा 1/x3, है ना। नीचे हो जाएगा आपके पास 1, ऊपर नीचे दोनों भाग दे दिए। यानी अगर बात को समझा जाए तो यहां पर दो चीज आपको मिला, x प्लस 1/x और फिर मिला आपको x³ प्लस में 1/x। यानी यही दोनों का मान यहां पर प्रयोग कर लीजिए, बस सिंपल सा बात है। तो x प्लस 1/x तो क्लियर है। अब एक बार x³ प्लस में 1/x³ निकालते हैं तो x³ प्लस में 1/x³ बराबर होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस है तो -3 इंटू x प्लस 1/x। 27 में से 9 चला गया, कितना हो जाएगा? 18। अब देखो यह हो गया आपके पास 3 प्लस में 18, तो 3 और 18 कितना हो गया आपका? 21। नहीं, 3 और 18 हो जाएगा आपका 21। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपया में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित कीमत 960 है। x का मान बताइए। अच्छा x क्या है? यह सक्सेसिव डिस्काउंट में दूसरा डिस्काउंट है। इसका मार्केट प्राइस वस्तु का कितना था? 960। पहला डिस्काउंट 25% का मतलब 25/100, एक चौथाई। इसका एक चौथाई कितना हो गया? 240। कितना बच गया कीमत? 720। दूसरा डिस्काउंट x% है जिसके बाद कीमत कितना हो जाता है? 612। तो सोचो दूसरा डिस्काउंट कितना है? 108 का। नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही होता है क्रमिक छूट का मतलब एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। यानी दूसरा डिस्काउंट कितना है? 108 का। कहां से? 720 से। यानी 108 जो है वह 720 का कितना प्रतिशत है? एक शून्य काट के हटा लीजिए। 36 से 3 बार में कट गया, ये 2 बार में, 2 से 5 बार में। यानी जो दूसरा डिस्काउंट है वह कितना प्रतिशत का है? तो कहोगे सर 15% का है। कितना? 15% का है। और यही x के रूप में प्रश्न में निरूपित था। यानी x का मान हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा?
15 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता ABC 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई। यह तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, निवेश का रेशियो है। उनके निवेश का समय XYZ के रूप में है और उनका प्रॉफिट 45, 42, 28 है। तो XYZ है क्या? इन्वेस्टमेंट, हाँ, निवेश का समय है, टाइम का रेशियो, वही XYZ का मान आपको बताना है रेशियो में, यानी टाइम का रेशियो बताना है। देखो चला, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट बढ़ता है ना, वह किस रेशियो में बढ़ता है? वो बढ़ता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। नहीं, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वह इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। यानी कहने का मतलब प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। नहीं, यानी प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के। यानी पार्टनरशिप में जो लाभ बढ़ता है वह निवेश गुना समय के आधार पर बढ़ता है। यहीं से टाइम सोचो ना, तो टाइम बराबर निकालने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से आपको डिवाइड करना होगा। चलिए इसी का प्रयोग करेंगे। टाइम के रूप में जो निरूपित है प्रश्न में वह XYZ है, यह समय है, इसी का रेशियो पूछा गया। तो प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कीजिए। अच्छा, एगो का प्रॉफिट है 45, ए का, उसका इन्वेस्टमेंट का यूनिट कितना है? तो 5, भाग लगाते चलिए। अच्छा, बी का जो प्रॉफिट का यूनिट है वह है 42, उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? यूनिट कितना? 7। और सी का जो प्रॉफिट है वह है 28। अच्छा, उसके इन्वेस्टमेंट का यूनिट कितना है? 4। बस कुछ नहीं किए, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर लीजिए, टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो 5 से काटो 9 बार में, 7 से काटो 6 बार में, 4 से काटो 7 बार में, यानी रिजल्ट होगा 9:6:7। कैसा चला? 9:6:7। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको तो बस सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं, इसका भी एलसीएम √99, इसका भी 99। तो ऊपर जाकर के हो जाएगा √11 माइनस में √9, नीचे जो होगा इसका √11 प्लस में √9। अब देखो, इसको देखो, गुना 10 प्लस में √99 बटा पी बराबर में 1/। अब देखिए ना, इसको क्या करो आप, रेशनलाइज कर लो, यानी इसका हर का प्रमेयकरण कर लेना है। तो देखो, अपोजिट चिन्ह से जब गुना करोगे तो हो जाएगा √11 माइनस में √9 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। 11 में से 9 हो जाएगा 2, और इसको छोड़ दीजिए आप, ये इसको रन दीजिए, ये हो जाएगा 10 प्लस में √99, है ना, और बटा पी बराबर में 1/, कितना? 2। अब देखो, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे मेरे भाई, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 11 9 कितना हो गया आपका? 20, और माइनस में हो गया 2√99, है ना। अच्छा, और बटा 2 गुना, ये हो जाएगा 10 प्लस में √99, है ना, और बटा पी बराबर में 1/। बस खाली आराम से सिंप्लीफाई कीजिए, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब देखो, 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और माइनस में √99। अब ऊपर वाले पोर्शन को देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रारूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, √99 का 99, यानी 100 में से 99 गया, 1/p बराबर में 1/2, अतः p बराबर हो जाएगा 2। p बराबर कितना? 2। बस कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, आराम से सिंप्लीफाई कीजिए, दिमाग को स्थिर रख करके आराम से उत्तर आ जाएगा। यानी p का जो मान हो गया वह कितना हो गया आपका? 2 हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता 2 धनात्मक संख्या का चर्चा, जिसके बीच में डिफरेंस जो है वह 2001 का है। कितना का? 2001 का। छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं, भागफल 9, शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग बताइए। देखो, 2 संख्या का चर्चा किया गया, बड़ी संख्या को अगर x मानोगे तो छोटी संख्या हो जाएगा x माइनस में 2000, कितना? 1, क्योंकि दोनों संख्या के बीच में जो है वह 2001 का फासला है। बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, भागफल यानी कोसेंट 9 बचता है, शेषफल रिमाइंडर जो है वह 41 बचा करता है। कितना बचा करता है? 41, है ना। बड़ी संख्या बताने के लिए कहता है बड़ी संख्या के अंकों का योग, जिसको हमने x माना है। आप जानते हो डिवीजन रूल, भाज्य बराबर क्या होता है? बचपन से इस बात को सीखते आ रहे हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में से इसको गुना करो, तो गुना करोगे तो यह हो जाएगा 9x, 18,009 हो जाएगा।
चलिए, और प्लस में कितना हो गया 41, उधर भेज दीजिए इसको, तो यह हो गया आपका 8x। अच्छा ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाए, घटा लीजिए 41, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 नहीं 10 6 9 17,968। 8 से काटो, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, 8 चौके 32, 8 छक 48, नहीं यही तो है। यानी x बराबर जो आया, बड़ी संख्या का जो मान आया वह 2246 आ गया। अब आपसे यह नहीं पूछा कि बड़ी संख्या बताओ, कहता बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ, इसके सारे अंक को आपस में जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 आपका रिजल्ट होगा। 14 कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी है ना। बड़ी संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा गया था, 14 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ए जो है अकेला काम को कई दिन में करता है, 12 दिन में, जबकि बी जो है वह 15 दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा। जबकि इसी कार्य को सी की मदद से दोनों मिलकर 5 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में, यहां से पूरा कार्य जुम करो कितना हो जाएगा 60, इफिशियंसी हो जाएगा 5 4 और कितना हो गया 12। अब कहता एबीसी किस प्रकार से वितरित करेगा लाभ को, 96 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। लाभ तो इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है। चलिए सबका सोचते हैं आराम से, देखिए अगर ए का प्रॉफिट सोचा जाए, पूरा पूरा लाभ जो है वो 96 का है, तीनों का यूनिट अगर देखा जाए तो कितना हो गया 12, ए का यूनिट मान कितना है 5 है, देखो तो 12 से 8 बार में 8 5 कितना हो जाएगा 40, यानी ए का प्रॉफिट 40 रुपया। अगर बी का बात किया जाए तो देखो एक यूनिट का मान यहाँ 8 आ रहा है, बी का यूनिट कितना है आपका 4, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 रुपए, 32 रुपीज हो जाएगा। जहां तक सी का सवाल है तो सी का यूनिट अगर देखोगे तो एक यूनिट का मान 8 और 12 में से 9 घटा लो 3, 8 3 कितना हो जाएगा 24 रुपया, 24 रुपये। यही तो तीनों उत्तर है, ए को 40 रुपया मिलेगा, बी को 32 मिलेगा, सी को 24, आप जोड़ लीजिए 96 आ जाएगा। 40 32 24 वाला ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी आप बहुत प्रश्न कर चुके हो ऐसा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, कहता 21 आम का पेड़ है, 42 सेब का पेड़ है, 56 नारंगी का पेड़ है। 3 प्रकार का पेड़ है, 21 आम 42 सेब 56 नारंगी। इन पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार से लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में जो है एक ही किस्म के समान पेड़ हो। कहता न्यूनतम कितने पंक्ति बनेंगे, अच्छा कम से कम पंक्ति बने, सिंपल सा बात है। तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ होना चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों का संख्या है ना, क्या निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं लेकिन लिख देते हैं, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर। कैसे निकालोगे, 21 आम का पेड़ है, 42 सेब का, थोड़ा कंसेप्चुअल इसे लिख दे रहे हैं, 42 सेब का पेड़ और 56 नारंगी का पेड़। कम से कम कितना पंक्ति बनेगा, और हर पंक्ति में एक ही किस्म का पेड़ हो। अगर आम है तो केवल आम, सेब है तो केवल सेब, और नारंगी है तो केवल नारंगी, यानी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको पूरा पूरा विभक्त है। इसका HCF कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नहीं 7 हो जाएगा। आपसे पंक्ति का संख्या पूछा तो पूरे पेड़ का संख्या में एक था 21 प्लस 42 प्लस में 56, एक पंक्ति में जितना पेड़ आता उससे डिवाइड कर लीजिए, यानी 21 आम का पेड़ था, 3 गो पंक्ति बनेगा आम का, 6 गो बनेगा नारंगी का, सेब का, और 8 गो बनेगा नारंगी का। 8 6 14 और 3 कितना हो गया 17, यानी न्यूनतम कितने पंक्ति बनेंगे 17 पंक्ति बनेगा। कितना 17 पंक्ति बनेगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी है ना। पहले प्रत्येक पंक्ति में पेड़ का संख्या निकाल लिए, उसके बाद पूरे पेड़ों की संख्या में एक पंक्ति में जितना पेड़ आता है उससे डिवाइड कर लिए। चलिए, अनु एक वस्तु कुछ लाभ पर 480 में बेचता है, उसका क्रय मूल्य को मान लेते हैं x। अच्छा 480 में बेचता है तो लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, 480 बेचने पर उसको लाभ होता है। यदि उसने 400 में बेचा होता तो आरंभिक लाभ के 1/3 बराबर हानि होता। अच्छा सोचिए, 400 बेचता तो हानि होता है, यानी विक्रय मूल्य माइनस में हो गया, आपका विक्रय मूल्य हानि हो रहा है। अब यह देखो, एक स्थिति का विक्रय मूल्य था 480 जहां लाभ हुआ करता था, एक स्थिति का विक्रय मूल्य 400 है जहां हानि होता है। दूसरा जो हानि है, पहला लाभ का 1/3 है, पहला वाला लाभ का क्या है 1/3। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 480 माइनस में x बराबर में 3x माइनस में 1200
उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 4x बराबर में ये हो जाएगा 1680 हो जाएगा, 4 से 4 बार में, 2 बार में, 0 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 420 रुपया। कितना? 420, 420 रुपीज हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अनु के लिए जो कॉस्ट प्राइस है, वस्तु का लागत जो कीमत है वह 420 रुपया। वो सिंपल सा बात था। चलिए अब रीजनिंग के प्रश्न में चलते हैं। देखो कहता है बॉय के लिए कोड किया गया ACNPXZ। नहीं, ये देखो बॉय का कोड है। किसका कोड है? बॉय का। क्या है? ACNPXZ। इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखो बी का एगो पीछे का लेटर, एगो आगे का लेटर, ओ का एगो पीछे का लेटर, एगो आगे का लेटर, पाई का एगो पीछे का लेटर, एगो आगे का लेटर। तो कहता है RTANPEMO जो है किसका किसके लिए, यानी कोड दिया गया, उसका मूल आपसे पूछा जा रहा है, यानी कोडिंग उसका दे दिया। ये किसके लिए, किस वर्ड का कोड है? RTNPEMO। यानी बस बीच बीच का लेटर लिख दीजिए ना। आर और टी के बीच में क्या हो जाएगा? एस। एन और पी के बीच में ओ, है ना। एम और ओ के बीच में क्या हो जाएगा? आपका एन। यानी किसका कोड था? तो सन का कोड था। उल्टा ये कोड दिया था, आपसे उल्टा पूछा रहे किसका कोड है, तो सन का कोड है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता ए जो है बी की माँ है। चलिए कोई दिक्कत वाला बात, घबराना नहीं है ना। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ए जो है वह बी की क्या है? ए जो है बी की माँ है। बी उसका बेटा है, बेटी पता नहीं। एक्स बाई का पिता है। एच जे का, अभी यही दोनों का रिलेशन लेना होगा। ए बी से रिलेट करेंगे आगे। एच जे का एल बाई के पिता का भाई है। बी जो है एल की बहन। अच्छा बी क्या है? बी जो है एल की क्या है? बहन है। एल उसका भाई है कि बहन पता नहीं। अच्छा आगे, एल जो है बाई के पिता का भाई है। सोचो एल जो है, ध्यान देना, बाई का कोई पिता है, उसका भाई, बाई के पिता का भाई है कौन? अब सुनो, एक्स बाई का पिता है। एक्स क्या है? बाई का पिता। यानी ये सब भाई हो गया, भाई बहन। आगे बढ़ते हैं। बी जो है, अच्छा जे ए का पति है। ए का पति यानी ये पति पत्नी हो गए। आगे बढ़िए। जे का बाई से क्या रिश्ता? अरे भैया तो जे के बेटा का बेटा या बेटी है बाई, यानी जे तो दादा लगेगा। क्या होगा? दादा। कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए दुपड़ी नीचे जा रहा है, उसके बेटा का बेटा या बेटी, तो जे तो दादा ही लगेगा, बाई उसकी पोता या पोती, है ना। अगले सवाल की ओर आ जाइए। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश बाईं और 2 स्थान खिसक जाता है तो बाएं सिरे से 7वां होता है। अच्छा एक बात, सिंपल सा बात है, जब बाईं और 2 स्थान खिसक गया तब 7वां हुआ। यानी पहले से कितना था? 7 प्लस में 2 कितना? 9। कोई पूछा पहले से उसका दाएं से पोजीशन बताइए। टोटल 16 है तो दाएं से पोजीशन, या पहले कैसे दिया गया? 16 माइनस में 9 प्लस में 1, 7 एक कितना हो जाएगा? 8वां। यानी पहले से उसका दाएं का पोजीशन कितना था? 8वां था। 8वां। कौन सा उत्तर करोगे? बी। आप जानते हो रैंकिंग में टोटल बराबर होता है P1 प्लस में P2 माइनस में 1। नहीं, यानी P1 कहने का मतलब पोजीशन फ्रॉम वन एंड, P2 कहने का मतलब पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी में एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार से बजता है। एक दिन में कितना? अच्छा सिंपल सा बात समझो, देखने वाला बात है, समझने वाला बात है। 1 बजे 1 बार बजेगा, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार से 12 बजे 12 बार। घड़ी में तो 12 ही बजता है। 24, एक दिन का बात किया 24 घंटा का, तो यह रिपीट करेगा 2 बार नहीं। चलिए कितना बार बजा? तो पहले इसको एक बार जोड़ लीजिए। यह तो एपी में है, n/2 इंटू ए प्लस एल। यह 12 घंटा में इतना बार बजा है। ऐसा ऐसा 2 बार, एक बार और रिपीट करेगा, 2 से गुना कर लीजिए। तो 13 बार है, कितना हो गया? 156। यानी एक दिन में कितना बार बजेगा घड़ी? 156 बार बजेगा। 156 बार पहले निकाल लिए 12 घंटा का, फिर उसका दुगना कर लिए। 156 बार आपका रिजल्ट हो गया। अगले सवाल की ओर आइए, और आखिरी सवाल है। एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर 11:20 हो रहा है। घड़ी का वास्तविक समय बताओ। देखो वास्तविक समय प्लस में दर्पण का समय बराबर बजता है 12, लेकिन अगर 11 या 12:कुछ का बात हो तो वहां 24 बजा दीजिएगा। कितना? 24। अच्छा 24 को आप क्या लिखोगे? 23:60 नहीं, 23:60। अब इसमें घटा लीजिए 11:20, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 12:40। क्या हो जाएगा? 12:40। वास्तविक समय 12:40। देखो अगर जो है से कि 2 चीज में घटाइए, घड़ी वास्तविक समय प्लस में दर्पण का समय बराबर 12, 12 कहने का मतलब हो गया 11:60।
लेकिन अगर 11 या 12 बजकर कुछ मिनट दे तो वहां बजा देना 24। क्या बजा देना? 24। और 24 कहने का मतलब क्या? 23:60। अगर 11 या 12 बजकर कुछ मिनट दे तो 23:60 में घटाओ, अन्य स्थिति में 11:60 में घटाओ। तो यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 12, जिसको हमने बखूबी बढ़िया ढंग से कंप्लीट करवा दिया। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हर एक प्रकार का प्रश्न आपको दे रहे हैं, है ना, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। बस आपका काम है थोड़ा दोस्तों को शेयर करते रहिए, बताते रहिए कोर्स के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टूडेंट एलीट के ही नाम से है। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।